नेपाल में इन दिनों सड़कों पर जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य पर एक गंभीर सवाल है। जिस देश ने 2 दशक पहले राजशाही से मुक्ति पाकर गणतंत्र की राह पकड़ी थी, वही देश आज फिर से अपने पुराने शासन मॉडल की ओर लौटने की मांग कर रहा है। ये सिर्फ जनता की नाराजगी भर नहीं है बल्कि एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजहें रही कि नेपाल के लोगों को लोकतंत्र से मोह भंग होने लगा। क्या वर्तमान सरकारें इतनी नाकाम साबित हुई हैं कि लोग फिर से राजा के शासन को बेहतर विकल्प मानने लगे हैं। और सबसे अहम बात, इन प्रदर्शनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर क्यों लहराए जा रहे हैं। क्या नेपाल की राजनीति में हिंदुत्ववादी विचारधारा पैर पसार रही है? क्या ये सिर्फ संयोग है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग के साथ ही योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है, या फिर इसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति है? नेपाल की स्थिति को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 2006 में जब नेपाल में राजशाही का अंत हुआ था तो इसे लोकतंत्र की जीत कहा गया था। लेकिन इस जीत के बाद जो हुआ वो किसी विडंबना से कम नहीं था। नेपाल में 2008 से अब तक 13 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। हर नई सरकार के साथ जनता को नए सपने दिखाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। भ्रष्टाचार बढ़ता गया, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी और विकास कार्य ठप पड़ गए। नेपाल का आर्थिक विकास भारत के मुकाबले बेहद धीमा रहा। अगर हम नेपाल के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखें तो यहाँ सत्ता पूरी तरह अस्थिरता के दलदल में फंसी हुई दिखती है। मौजूदा सरकार अपने ही गठबंधन सहयोगियों के भरोसे चल रही है और किसी भी वक्त गिर सकती है। जनता के मन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर जो भरोसा बना था वो अब टूटता नजर आ रहा है। यही वजह है कि राजशाही के समर्थक दोबारा संगठित हो रहे हैं और खुलेआम राजा की वापसी की मांग कर रहे हैं। हाल ही में जब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके स्वागत में करीब 10,000 लोग मौजूद थे। यह नजारा चौंकाने वाला था, क्योंकि 2006 के बाद ये पहली बार हुआ जब राजा के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ये सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि ये संकेत है कि नेपाल में एक नए राजनीतिक मोड़ की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स ने खींचा। सवाल उठता है कि नेपाल में राजशाही समर्थकों के प्रदर्शन के बीच योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों गूंज रहा है? क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली के समर्थन में योगी को एक आदर्श नेता के रूप में देखा जा रहा है? नेपाल में हिंदू आबादी 81% है और 2008 तक ये दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र भी था। लेकिन जब इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया तो वहां की एक बड़ी आबादी ने इसे अपनी आस्था पर चोट के रूप में देखा। हालांकि तब से अब तक हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग सिर्फ सीमित वर्गों तक ही रही थी, लेकिन अब ये खुलेआम हो रहा है। नेपाल और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कुछ कड़वाहट भी देखने को मिली है। नेपाल में वामपंथी सरकार बनने के बाद चीन का प्रभाव बढ़ा है, जिससे भारत के साथ उसके संबंधों में उतार चढ़ाव आया है। लेकिन दूसरी तरफ नेपाल में हमेशा से भारतीय राजनीति का प्रभाव रहा है। नेपाल के कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वहां की सरकारें काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संचालित होती हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नेपाल की मौजूदा राजनीतिक हलचल के पीछे कोई बाहरी प्रभाव भी है? नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच पुराने संबंध हैं। नेपाल का राज परिवार गोरखनाथ मठ से जुड़ा रहा है और योगी आदित्यनाथ इस मठ के पीठाधीश्वर होने के साथ साथ एक बड़े हिंदू नेता भी माने जाते हैं। नेपाल में हिंदू संगठनों और गोरखनाथ मठ का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। मकर संक्रांति के अवसर पर नेपाल से बड़ी संख्या में खिचड़ी गोरखनाथ मठ में चढ़ाई जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नेपाल के हिंदू समाज में गोरखनाथ मठ की गहरी पैठ है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल में
हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आना कोई संयोग नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। नेपाल में धार्मिक समीकरण भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल में 81.3% हिंदू, 9% बौद्ध, 4.4% मुस्लिम, 3.1% किराती और 0.1% ईसाई थे। लेकिन 2021 की जनगणना में हिंदुओं और बौद्धों की संख्या में हल्की गिरावट आई, जबकि मुस्लिम और ईसाई आबादी में वृद्धि दर्ज की गई। नेपाल में कई दक्षिणपंथी संगठन ये प्रचारित कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के कारण हिंदू पहचान खतरे में पड़ गई है और यही कारण है कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग फिर से उठ रही है। नेपाल के मौजूदा हालात भारत के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी कर सकते हैं। अगर नेपाल में राजशाही समर्थकों का आंदोलन तेज हुआ और हिंदू राष्ट्र की मांग को और बल मिला, तो इसका असर भारत की राजनीति पर भी पड़ सकता है। क्या नेपाल में एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहा है जो दक्षिणपंथी विचारधारा के अनुकूल है? क्या नेपाल की जनता सच में लोकतंत्र से इतनी निराश हो चुकी है कि वो फिर से राजशाही की ओर लौटना चाहती है? ये सवाल सिर्फ नेपाल के भविष्य से जुड़े नहीं हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अगर नेपाल में राजशाही की वापसी की संभावना बढ़ती है, तो क्या भारत इसमें कोई भूमिका निभाएगा? क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या नेपाल में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ धार्मिक कारणों से है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? नेपाल इन दिनों एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वहां की जनता के मन में जो असंतोष है वो अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव नेपाल को किस दिशा में ले जाएगा, ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। लेकिन इतना तय है कि नेपाल की राजनीति सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर भारत और पूरे दक्षिण एशिया पर भी पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत